हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चों में अस्थमा का अटैक सामान्यतः के कारण होता है। अस्थमा यह एक आपका सांस से संबंधित बीमारी होती है। इसमें जो बच्चा है उसका जो लंग्स है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो बच्चों में जो अस्थमा का अटैक होता है वो किस कारण आपका होता है? ए ऑप्शन है शारीरिक एवं भावनात्मक दबाव, बी ऑप्शन टेलीविजन, सी ऑप्शन खाद्य एलर्जी और डी ऑप्शन मौसमी परिवर्तन। तो बच्चों में जो अस्थमा का आपका अटैक होता है ये आपके शारीरिक एवं भावनात्मक दबाव से भी होता है। शारीरिक मतलब अगर बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है तो भी उसमें यह इस प्रकार का अटैक देखने के लिए मिलेगा। और क्या है, अगर बच्चे में क्या है भावनात्मक मतलब उससे किसी चीज का डर है तो भी यह क्या है मतलब उसकी जो इस प्रकार की समस्या, सांस फूलने की जो समस्या है वह आपको देखने के लिए मिलेगी। और क्या है आपका खाद्य एलर्जी, अगर कोई ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसका सेवन बच्चा करता है तो उससे भी, अगर वो खाद्य पदार्थ जो है वो मिलावटी है तो उससे भी बच्चे को अस्थमा का अटैक देखने के लिए मिलेगा। मौसमी परिवर्तन और मौसम, जैसे अगर ठंडी के मौसम में इस प्रकार की बीमारी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ACD। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टीकाकरण बच्चों के लिए आवश्यक है। किसका है? टीकाकरण बच्चों के लिए क्यों आवश्यक होता है? पहला आपका शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास हेतु, दूसरा है आपका पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए, तीसरा आपका बेचैनी कम करने के लिए और चौथा आपका विषाणु जनित और संक्रमणीय रोगों की घटनाएं कम करने के लिए। तो टीकाकरण जो है वो बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास हेतु, शरीर में ये टीकाकरण के माध्यम से जो बॉडी है उसमें उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली, दैट मीन्स उसकी इम्यूनिटी पावर को क्या किया जाता है, बूस्ट किया जाता है। उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो बालक के जो है वो बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली को इसकी मजबूत करते हैं। बेचैनी कम करने के लिए, जी नहीं, इसका ये नहीं होगा, बेचैनी नहीं, ठीक है। क्या है? विषाणु जनित और संक्रमणीय रोगों की घटनाएं कम करने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया इसीलिए की जाती है कि विषाणु जनित जैसे जो संक्रमण से फैलने वाली आपकी रोग है या संक्रमण से होने वाले जो आपकी घटनाएं हैं, इस प्रकार के घटनाओं से शिशु को या बच्चे को बचाया जा सके, तो इसके लिए भी टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मतलब इसका पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। टीकाकरण का यही उद्देश्य, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला और चौथा बिल्कुल सही है। बाकी पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए इसमें टीकाकरण का कोई मतलब ही नहीं होता। बेचैनी कम करने के लिए इसमें भी टीकाकरण कोई मतलब नहीं होता। तो इसका पहला और चौथा ऑप्शन जहां भी होगा, पहला और चौथा कहीं है ही नहीं, तो इसी को हम क्या करते हैं, इसमें से किसी को हम चौथा बना लेते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हम इसको क्या है 4 कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा टीका है जो इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा मतलब आपका जो है वो मांसों के माध्यम से दिया जाता है? ए ऑप्शन आपका खसरा है, बी ऑप्शन आपका MMR है, सी ऑप्शन आपका BCG का है और डी ऑप्शन आपका DPT का है। तो जो खसरा का टीका होता है यह इंट्रामस्कुलर मार्ग के माध्यम से दिया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है एक वर्ष की आयु के अंतर्गत बच्चे का मृत्यु का प्रमुख कारण अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम है। रीजन क्या है? विकासशील देशों में बच्चे अपने माता पिता के साथ एक ही कमरे में सोते हैं और इसके परिणाम से दम घुटता है। अभिकथन है एक वर्ष की आयु के अंतर्गत बच्चे की मृत्यु का एक प्रमुख कारण अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम है। एक वर्ष की आयु के अंतर्गत मतलब
ऐसा जो शिशु होता है, जो 1 वर्ष का शिशु, क्योंकि 1 वर्ष की अवस्था जो शिशु की वो काफी खतरनाक अवस्था होती है, इसे खतरनाक उम्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शिशु में अनेक प्रकार के संक्रमण जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। जरा सा भी शिशु क्या होता है, अगर संक्रमण के संपर्क में आता है तो शिशु उससे प्रभावित हो जाता है। तो इस वर्ष की आयु के अंतर्गत बच्चों में इस प्रकार का संक्रमण देखना, अगर समय पर इनका इलाज नहीं होता है तो इनके डेथ का कारण भी बन सकता है। रीजन क्या है, विकासशील देशों में बच्चे अपने माता पिता के साथ एक ही कमरे में सोते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं है बच्चे माता पिता के साथ सोते हैं तो कमरे में दम नहीं घुटता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर असर्शन तो बिल्कुल सही है, बट रीजन इसका गलत है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? आईजीएम है, आईजीई है, आईजीजी है, आईजीडी है। तो इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है वह आपका क्या है? तो वह जो आपका है वह आपका आईजीई है। कौन सा शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है? तो आईजीजी जो है वो इम्यूनोग्लोबिन ये शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डीपीटी से सांस लेने की समस्याएं, पक्षाघात और हृदय की विफलता हो सकती है। डीपीटी का अर्थ क्या है? डीपीटी जो है ये क्या होता है आपका? ये ट्रिपल वैक्सीन डोज होता है, मतलब इसमें 3 रोगों से यह रक्षा प्रदान करता है। तो डीपीटी में जब यह रोग हो जाता है तो इसमें रोगी को, जो बालक होता है उसको सांस लेने की समस्याएं होती है, पक्षाघात हो जाता है और क्या हृदय की विफलता भी हो सकती है। तो ये किस रोग, डीपीटी का अर्थ क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस है। ए ऑप्शन डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टॉक्सिन है। बी ऑप्शन डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस है। सी ऑप्शन डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस है। डी ऑप्शन डिप्थीरिया, पोलियो और टॉक्साइड है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को जो दिया जाने वाला पहला टीका होता है वह आप क्या इसमें से किसकी सुरक्षा करता है? तो ए ऑप्शन आपका बीसीजी का है, बी ऑप्शन आपका डीपीटी है, ये डीपीटी है। सी ऑप्शन आपका पोलियो है, डी ऑप्शन खसरा है। तो भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अनुसार नवजात शिशु को दिया जाने वाला जो पहला टीका होता है यह बीसीजी का टीका होता है। इसे बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन के नाम से जानते हैं और ये जब शिशु जन्म लेता है तो शिशु जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर ही इस टीको को दिया जाता है, जिससे शिशु को तपेदिक से बचाया जा सके। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का क्या अर्थ है? बेबी फ्लोरग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन, बैक्टीरियम क्योर-ग्यूरिन, बेबी केयर-ग्यूरिन। तो बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बीसीजी का फुल फॉर्म है आपका बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्प्लेनिक डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है? क्या है? स्प्लेनिक डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है उसके लिए क्या आवश्यक होगा? ए ऑप्शन आपका इन्फ्लुएंजा का टीका, बी ऑप्शन आपका हिबमेंसी का टीका, सी ऑप्शन आपका बीसीजी का टीका और डी ऑप्शन आपका डीपीटी का टीका। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डीपीटी का जो टीका है यह 9 माह के शिशुओं के लिए निदान के लिए दिया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? डीपीटी का टीका, बीसीजी का टीका, पोलियो का टीका या हेपेटाइटिस ए का टीका? तो जो मौखिक रूप से दिया जाने वाला टीका होता है वो आपका
पोलियो का टीका होता है। पोलियो के टीकों को मुख के माध्यम से जैसे बूंद बूंद में हम इसे क्या करते हैं, देते हैं। और इसका जो आपने देखा है कि पोलियो अभियान जो है वो हमारे भारत में काफी दिनों तक चला और भारत जो है वो क्या है, पोलियो से मुक्त हो चुका है। तो ये क्या है, इसमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है, तो जो पोलियो का टीका है इसे मौखिक रूप से दिया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमएमआर टीका देने की क्या उम्र होती है? एमएमआर जो टीका है उस टीका को देने की उम्र क्या है? 3 महीने है, 6 महीने है, 9 महीने है या 12 महीने है? तो एमएमआर टीका देने की जो उम्र होती है वह उम्र आपकी कितनी होती है? यह आपकी 3 महीने होती है। 3 महीने इसकी उम्र होती है। और एमएमआर का फुल फॉर्म अगर की बात की जाए तो मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, मीजल्स मम्स रूबेला एमएमआर का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? 2001, 2005, 1995, 1990। किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? 2001, 2005, 1995, 1990। तो जब पल्स पोलियो प्रोग्राम लागू किया गया था वह आपका 1995 में लागू किया गया था। कब? आपका 1995 में लागू किया गया था, 1995 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आशा की क्या भूमिका होती है? आशा की भूमिका निम्न में से क्या होती है? ए ऑप्शन आपका गृहस्थी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन आपका नगद अंतरण उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन आपका प्रसव पूर्व देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराना और डी ऑप्शन आपका अन्नपूरक देखरेख सुविधा उपलब्ध कराना। तो गृहस्थी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य की देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराना, यह जो आशा होती है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को देख रेख सुविधा प्रदान करने के पीछे क्या तर्क होता है? तो जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की देखरेख सुविधा प्रदान करने के पीछे का जो तर्क होता है वो आपका संस्थानिक प्रसव सुविधा उपलब्ध कराना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और डी आपका प्रसव से पहले नगद सुविधा उपलब्ध कराना। तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं इनकी देखरेख के लिए जो सुविधा प्रदान की जाती है वह सुविधा यह प्रदान की जाती है कि जो है क्या है, यह सुविधा प्रदान उनको की जाती है जिससे क्या है वो आपने हाँ ये क्या है जिससे वो क्या है जननी सुरक्षा के अंतर्गत वो इनको क्या है सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका क्या है, इसमें से विकल्प चुनना है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या है। तो ये क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो होगा वह क्या है आपका, कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे? तो इसके अंतर्गत जो आएगा आपका ए आएगा और क्या है, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपका संस्थानिक प्रसव सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब संस्थानों पर जैसे अस्पताल हो गया, प्रसव केंद्र हो गया, यहाँ पर उनको ले जाके उनके प्रसव को की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। और क्या इसके अंतर्गत आएगा, और जो इसके अंतर्गत आता है कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। जो मातृ मृत्यु दर है मतलब अगर अच्छी प्रकार से डिलीवरी नहीं हो पाती थी तो माताओं की मृत्यु हो जाती थी, इसमें भी कमी लाना इसका उद्देश्य है। और नवजात शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाना इसका उद्देश्य है। मतलब ए भी आपका इसका उद्देश्य है और बी भी इसका आपका उद्देश्य है और सी भी इसका उद्देश्य है, ठीक है, लेकिन डी इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है, डी इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त दी जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्यमान लागत व्यय शामिल है? ये ऑप्शन आपका सह परिवार पर आने वाला व्यय, बी औषधि की आपूर्ति, सी अस्पताल कर्मी को सदत्त शुल्क, डी भोजन पर किया गया व्यय। तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली जो नगद धनराशि होती है वह धनराशि आपकी कौन सी होती है? क्या इसके अंतर्गत क्या क्या आता है?
तो क्या है, सह परिवार पर आने वाला व्यय जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सह परिवार से जननी सुरक्षा योजना से कोई मतलब नहीं है। अस्पताल कर्मी को सदस्य शुल्क ये भी नहीं आएगा भोजन पर किया गया बल्कि जो जननी सुरक्षा के अंतर्गत जो प्रसूति महिला, उस महिला के औषधि पर जो खर्चा आने वाला है उसी से यह क्या होती है, आपकी जुड़ी हुई होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जननी सुरक्षा योजना के घटक निम्न में से कौन कौन से हैं। जो जननी सुरक्षा योजना है इसके घटक के अंतर्गत की बात कर रहा है, तो घटक इसके निम्न में से कौन से हैं। ए ऑप्शन अस्पताल में प्रसूति को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन प्रसूति देखरेख संबंधी उन्नत सुविधा, सी ऑप्शन आपका नगद अंतरण, डी ऑप्शन आपका गृह प्रसूति को बढ़ावा देना। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से सबसे अच्छा विकल्प जो है उसको आपको चयन करना है। जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वो आपका क्या है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, ए बी सी। अस्पताल में प्रसूति को बढ़ावा देना, जननी सुरक्षा का उद्देश्य है कि अस्पताल में जो होने वाला प्रसव है उसको बढ़ावा देना ताकि माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। प्रसूति देखरेख संबंधी उन्नत सुविधा प्रदान करना, जो गर्भवती महिला है उस महिला की देखरेख से संबंधित सुविधा को क्या करना, बढ़ाना, उसको उसमें उन्नत विकास करना, ये भी इसका होता है। नगद अंतरण करना, कुछ महिलाएं प्रसूति मतलब गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के उपरांत जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ आपके नगद धनराशि दी जाती है, तो ये भी क्या है इसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मतलब ए भी आएगा और आपका बी भी, ए भी आएगा और इसके साथ साथ और क्या आएगा, आपका बी भी आएगा और क्या आपका सी भी आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं। पोलियो की दवा की खोज किसने किया है। ए ऑप्शन आपका जॉन साल्क ने, बी ऑप्शन आपका LB7 ने, सी ऑप्शन आपका सलमान बख्शमा ने और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो की दवा के आविष्कारक जो है वो जॉन साल्क हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है। इसमें से कौन सा युग्म जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। HBIG, SBIG जो है ये क्या है, क्या ये एड्स से संबंधित है। BCG क्या ये क्षय रोग से संबंधित है। पोलियो क्या ये पर्टुसिस से संबंधित है और DPT क्या ये अतिसार से संबंधित है। तो HBIG जो है ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये बी जो आई है ये किससे संबंधित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। BCG जो है वो सही युग्म की बात कर रहा है, तो BCG जो है वो हमारा सिर्फ क्षय रोग से संबंधित है। बाकी HBIG जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये हेपेटाइटिस बी से संबंधित है। HBIG जो है ये हेपेटाइटिस बी से संबंधित है। पोलियो का जो टीका है वो पोलियो जो है वो पोलियो से संबंधित है। DPT का जो टीका है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस से संबंधित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है। इसमें से मातृ बाल मृत्यु दर किसके द्वारा कम किया जाता है। यौन शिक्षा का ज्ञान करके, घर पर प्रसव होना, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करना या प्रशिक्षित दाइयों का होना। तो मातृ एवं शिशु कल्याण की सेवा का प्रसार करके ही बाल मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। तो जो बाल मृत्यु दर है, इस मातृ और बाल मृत्यु दर को कम करने का सबसे अच्छा उपाय जो है वो मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करके ही हम इसे रोक सकते हैं। माताओं को क्या है शिक्षित करके, माताओं को जागरूक करके जो है और परिवार के सदस्यों को जागरूक करके कि किस प्रकार से गर्भवती स्त्री में उनकी देखभाल की जाती है। जब शिशु जन्म लेता है तो उसकी कैसी स्वच्छता रखनी चाहिए, उसे कैसे संक्रमण से बचाना चाहिए, इन सब के जो है वो मतलब इन सब के बारे में लोगों को शिक्षित करके है मातृ शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करके हम इससे बचा सकते हैं। माता और शिशु दोनों को इससे बचाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। जो हेपेटाइटिस बी है, इस वैक्सीन की तीसरी खुराक आपको कब देनी चाहिए? पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद और पहली खुराक के 6 माह बाद। तो पहली खुराक के 6 माह बाद जो है आपकी तीसरी खुराक देनी चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है, क्या है? वायरस के माध्यम से शिशुओं में होने वाली जो सामान्य छूत है वो क्या है? ए ऑप्शन आपका मीजल्स, बी ऑप्शन आपका जर्मन मीजल्स, सी ऑप्शन आप चिकन पॉक्स तथा चेचक है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली जो सामान्य छूत है वो क्या है? आपकी मीजल्स भी है, जर्मन मीजल्स भी है, चिकन पॉक्स तथा चेचक भी है। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये रहे हमारे आज के 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।